दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं अनंत कुमार संस्कार कोचिंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में 2017 में आईटीआई में पूछे गए सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के हल प्रश्नों का डिटेल्स में लेकर आया हूं, जिसका ये प्रथम पार्ट है। तो चलते हैं बगैर समय गवाए क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहला ये सभी वही क्वेश्चन है जो 2017 में पूछे गए थे। पहला क्या ना, निम्न में दूरी का मात्रक नहीं है। पिछले कई वीडियो में भी मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जहाँ नहीं वाला क्वेश्चन हो ना उस पर ध्यान देंगे आप लोग, डिटेल्स बढ़िया से ध्यान दोगे। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो देखते हैं। मीटर, दूरी का मात्रक मीटर है एसआई में, सेंटीमीटर सीजीएस में है, फुट है फुट पर सेकंड में है, यानी मीटर सेंटीमीटर फुट ये तीनों दूरी का मात्रक है, न्यूटन नहीं है। तो पूछ रहा है कि दूरी का मात्रक कौन नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूटन जो है ना वो दूरी का मात्रक नहीं है। डिटेल्स मैंने दिया है कि न्यूटन बल का मात्रक है, यानी आपसे पूछे कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। फिर सीजीएस में बल का मात्रक डाइन होता है। ये जो न्यूटन का बल मात्रक है ना एसआई मात्रक है वो, लेकिन सीजीएस में बल का मात्रक पूछे तो क्या होता है? डाइन, जहाँ की 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर ये पूछे आपसे कि 1 न्यूटन का मान कितना होता है तो 10 के पावर 5 डाइन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है, यानी कि तारे का रंग जो होता है ना किस पे निर्भर करता है? सूर्य से दूरी, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी या ताप का? तो तारे का जो रंग का सूचक है ना वो ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ताप पे निर्भर करता है। 3 है, विस्थापन का मात्रक। विस्थापन एक प्रकार से न्यूनतम दूरी होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पूछा विस्थापन का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन का मात्रक ना मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है आपके पास। फिर डिटेल दिया ना, विस्थापन एक सदिश राशि है। राशियों को सदिश और अदिश में बांटा गया, जहाँ से विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। दो वस्तुओं के बीच न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को जोड़ा जाता है तो वो दूरी निकलता है, लेकिन अगर घटाया जाए घट करके तो वो क्या होता है? विस्थापन कहलाता है। यहाँ से जब बात आती है सदिश और अदिश का, तो कुछ प्रमुख सदिश जो है ना जो जनरली आते हैं वो जिसमें बुआ से शुरू होता है, लेकिन मैंने एक ट्रिक दिया है यहाँ पे सदिश राशि के लिए। ट्रिक क्या है? 3 बस आवेगा भात खा ले। क्या है? 3 बस आवेगा भात खा ले। 3 बस यानी 3 ब और एक स है। 3 बस, ब से बल विस्थापन वेग, बल विस्थापन वेग सदिश है। स से संवेग, आवेगा आवेग, भा से भार, त से त्वरण। खाले यहाँ सेटिंग्स के लिए है, सेंटेंस में खाले का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से बल है, विस्थापन है, वेग है, आवेग है, भार से भात में भा से भार और त से त्वरण, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। फिर है ना आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड होता है। दोस्तों जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये सब भी आपसे पूछ सकता है आईटीआई में आने वाले 2020 में भी। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। बल एवं भार का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आप इसे पूछा जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद होता है ना कि त्वरण कभी कभार घटता है गति में, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जो घटता है ना उसे ऋणात्मक त्वरण नहीं, साइंस की शुद्ध भाषा में उसको क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहनों में लगे ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी, चाल, वेग, त्वरण। तो ऑडोमीटर होता है ना वो गाड़ी कितनी दूर अब तक चली है वो दूरी बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। वाहनों में लगे ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। डिटेल्स में मैंने दिया है कुछ। स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक चाल मापा जाता है कि अभी फिलहाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी तात्क्षणिक चाल जो होता है ना वो स्पीडोमीटर बताता है। यहाँ पे स्पीडो शब्द से रिलेटेड होता है स्पीड बताना, तो वो तात्क्षणिक चाल बताता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो दोस्तों आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। फिर 5 में ना, निम्न में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है ना, तो टोटल हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 8 और 2 10, 13 10 जोड़ेगी तो 23 और 1 24, यानी परमाणु संख्या कितना? 24। तो परमाणु संख्या 24 किस तत्व का है? तो वो क्रोमियम है। कौन सा है? क्रोमियम। अर्थात किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 6 पूछ रहा है ना, 1 मई को कहा जाता है, अर्थात 1 मई को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, मातृ दिवस, मजदूर दिवस या हिंदी दिवस? तो 1 मई को ना मजदूर दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही है आपके पास, मजदूर दिवस। यहाँ डिटेल से दिया है मैंने कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। हिंदी दिवस 28 फरवरी को। फिर यहाँ मैंने बताया मई के दूसरे सप्ताह में रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। मातृ दिवस बात किया जाए तो मातृ दिवस अमेरिका से शुरू हुआ था। मातृ दिवस ना मई के दूसरे सप्ताह के रविवार को मनाया जाता है। 2020 में 10 मई रविवार के दिन यह मातृ दिवस मनाया गया। ऐसा नहीं कि हर बार 10 मई को ही मनाया जाता है, लेकिन 2020 में दूसरे सप्ताह के रविवार आया कुछ दिन 10 मई को, तो इस दिन ही मातृ दिवस मनाया गया। उसके बाद एक आता है महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछे तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? यह मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में कौन एक तारा है? क्या है ना, निम्न में कौन एक तारा है? चंद्रमा ये उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल्स में ना चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर यहाँ से पूछा जाए चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ना फिर मैंने ना पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्र है। और अगर सूर्य के सबसे निकट पूछा जाए तो वो बुध है। सूर्य का सबसे निकट बुध, लेकिन पृथ्वी का सबसे निकट शुक्र, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। यानी शुक्र ग्रह है जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत अधिक होता है भैया, यानी बहुत ताप उच्च होता है सूर्य के सतह का। यहाँ से पूछे ना सूर्य के सतह का ताप कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगर पृथ्वी को पूछा जाए कि किस ग्रह के नाम से जाना जाता है तो नीला ग्रह। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जल 71% भाग को घेरे हुए है कुल पृथ्वी का, तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में H2 का यानी हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यानी सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? 71, 61, 75, 54। तो सूर्य में ना 71% हाइड्रोजन की उपस्थिति है। क्या है? हाइड्रोजन की उपस्थिति है। और सूर्य में ना 4 हाइड्रोजन जो परमाणु मिलता है मिल करके ना एक हीलियम नाभिक बनाता है, और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में हाइड्रोजन के अलावा हीलियम 28% एवं 1% अन्य गैसें हैं, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य ऊर्जा देता है। ये मैंने बताया कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाता है, और नाभिकीय संलयन अर्थात नाभिक का जुटना होता है इसमें, और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ही सूर्य ऊर्जा देता है। 9 है ना, निम्नलिखित में कौन सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा, ट्रिटॉन। तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना वो गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा? बी होगा। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। और किस ग्रह का उपग्रह ये? गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा? बृहस्पति ही है। यानी सबसे बड़े ग्रह का जो उपग्रह है वो सौर मंडल में सबसे बड़ा है। और बृहस्पति ग्रह पर निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत भी है जो सौरमंडल का ना सबसे बड़ा पर्वत भी है। टाइटन शनि का उपग्रह है। ये भी पूछा जाता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अभी मैंने ये बताया। शनि का घनत्व बहुत कम है, यानी सबसे कम शनि का बहुत कम होता है। इसका घनत्व इतना कम होता है कि यह जल में भी तैर सकता है। शनि ग्रह को अगर जल में रख दिया जाए तो यह जल में तैर सकता है, तो कम घनत्व होने के कारण ही तैरेगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, खुजली करोगा स्केबिस का कारण निम्न में कौन होता है? तो खुजली कलकल जो होता है ना वो सब किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण। जीवाणु के कारण होने वाले मैंने रोग का वीडियो बनाया है। प्रोटोजोआ पे होने वाले रोग का भी मैंने ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया है। विषाणु पर भी वीडियो डाल दिया गया है, आप मेरा वीडियो जरूर देखेंगे। यहाँ मैंने कवक से होने वाला रोग जो है ना ये भी वीडियो मैंने एक अलग वीडियो में डाला है, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है ना, क्या? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से अर्थात गंजापन जिसमें बाल उड़ जाता है, दामाद यानी दम्मा और दाद, खाए अर्थात खुजली, फ्रूट अर्थात एथलीट फूट।
ये सभी कवक के कारण होने वाले रोग हैं। फिर 11 सौर पृष्ठ का तापमान होता है, यानी सूर्य की सतह का तापमान। मैंने डिटेल्स में ऊपर भी दिया है कि सौर का तापमान कितना होता है, जहाँ मैंने ये क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा था कि सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए आगे क्वेश्चन भी मिल गया ये कि सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस, 600, 1000 या 6000। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप तो बिल्कुल मार दोगे ऑप्शन डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर 12 रबड़ के व्यापारिक बल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? यानी जब प्राकृतिक रूप से रबर प्राप्त होता है ना, तो उसे उपयोग में लाने के लिए वो इतना प्रत्यास्थ नहीं होता, तो प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है तत्व। वो कौन सा होता है? सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो इसमें ना सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ पूछा जाए कि किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है ना, किन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किन्हें? ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस को ना इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ टेसियस, डाइमेकस, डायनोसियस की बात की गई है। तो इनका डिटेल्स क्या है ना, टेसियस ईरान का राजवैद्य था जो भारत से संबंधित कई कहानियाँ बताया है। टेसियस नाम का जो था ना, वो ईरान का राजवैद्य था जो भारत से संबंधित कई अविश्वसनीय और मज़ेदार कहानियाँ लिखा है। फिर डायमेकस सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था। ये आपसे पूछ सकता है ना कि डायमेकस कौन था? तो सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ये आपसे पूछेगा कि डायमेकस जो था ना, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार अशोक का पुत्र था। फिर है ना डायनोसियस मिस्र का राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, यानी इसके पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? अशोक के शासनकाल में। और राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायनेसियस, जो किसके दरबार में आया भारत? तो अशोक के दरबार में आया था। इसके बाद है ना, इसी में रिलेटेड मैंने बता दिया है कि अगर आपसे ये तो इतिहास का पिता पूछ दिया, अगर पूछे जीव विज्ञान का पिता तो अरस्तु को, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, अंग्रेजी का पिता जियोफ्री चौसर, रसायन शास्त्र का पूछ दे तो लिबोजियर। तो इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। 14 में पूछ रहा है ना क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? दोस्तों सही वीडियो अगर आप मेरा देख रहे होंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2019 के बाद 2018, 2017 में रिपीटेड हैं, यानी क्वेश्चंस को दोहराया गया है, बार बार पूछा गया है। तो इसमें कौन थे ना, राजा राम मोहन राय जो थे ना, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। तो सती प्रथा क्या था? मैंने बताया सती प्रथा एक ऐसी समाज की कुरीति थी जिसमें अगर किसी पत्नी का, यानी कि कोई जो महिला होती थी ना, उसका पति अगर मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी, अर्थात महिला को भी साथ में जिंदा ही जला दिया जाता था। लेकिन अगर पत्नी मरती थी तो पति को जलाया नहीं जाता था। मैंने बताया है कि 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के द्वारा करवाया गया था अंत सती प्रथा का। फिर है ना 1830 में कर्नल सलीमन के प्रयास से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा और 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। किसका? ठगी प्रथा का। तो यह सब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से सती प्रथा का अंत किया? तो वो कौन? राजा राम मोहन राय। कब? 1829। फिर बनेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी प्रयास से या किसकी सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया? तो वो कौन? कर्नल सलीमन की सहायता से। पूछा जाए फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसके पहले जो कोई भी गवर्नर था भारत का, वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। बेंटिंग ने ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भारत में किसने बनाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन 15 है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी, एल के अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी, एन मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक ये एल के आडवाणी अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी थे। इन्होंने ही लिखा था माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक। एपीजे अब्दुल कलाम का पुस्तक है प्रमुख जो विंग्स ऑफ फायर अर्थात अग्नि की उड़ान।
ये जो अब्दुल कलाम है ना, इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ये पूछा जाए भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। नरेंद्र मोदी का किताब लिखा गया है एग्जाम वॉरियर्स। अटल बिहारी का एक प्रमुख किताब है मेरी 51 कविताएं। अटल बिहारी तो और बहुत सारी किताबें लिखी, क्योंकि अटल बिहारी हिंदी का एक प्रमुख लेखक थे। 16 है ना कि ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। अगर ठोस को गर्म किया जाए तो जनरली हम लोग को पता है कि द्रव में बदलता है, लेकिन द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाए तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन, बाष्पीकरण, ध्रुवपातन या बेसरण। तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ध्रुवपातन कहलाता है। मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया है और उससे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, आप समझेंगे भी। यहाँ पे देखते हैं कि ठोस को जब हीट किया जाए अर्थात गर्म किया जाए तो किस में बदलेगा, द्रव में। तो ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया द्रवण कहलाती है। अब द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में। तो द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन या क्वथन कहलाती है। फिर क्या है ना, गैस को अगर ठंडा किया जाए तो गैस को ठंडा करने पर किस में बदलेगा, द्रव में। तो यह प्रक्रिया संघनन। फिर द्रव को अगर ठंडा किया जाए तो किस में बदलेगा, ठोस में। तो यह प्रक्रिया हिमीकरण या जमना। लेकिन ठोस को अगर गर्म करते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो ध्रुवपातन, और गैस को अगर ठंडा किया जाए तो डायरेक्ट ठोस में बदल जाए तो ये क्या, ध्रुवपातन कहलाता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन गए कि ठोस का द्रव में बदलना द्रवण, द्रव का गैस में बदलना वाष्पन या क्वथन, गैस का द्रव में बदलना संघनन, और द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या जमना, और गैस का ठंडा होने पर सीधे ठोस में बदलना भी ध्रुवपातन। कई सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो H2O यौगिक है, Hg पारा तत्व है, NaCl भी क्या है, आयनिक यौगिक। तो वायु जो है ना वो न तो तत्व है न यौगिक है, तो है क्या, ये गैसों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका सही होगा। वायु में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है। अगर पूछा जाए कि संघटक गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है वायु में, तो नाइट्रोजन है 78%। ये जो पारा है Hg, इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। पूछा जाए कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो पारा को। NaCl को टेबल साल्ट कहा जाता है, और मैंने बताया था कि सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बातों को बताया। 18 ना, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आवास दिवस, एड्स दिवस, बाल दिवस या यूनो दिवस। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ना एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, लेकिन 10 दिसंबर को क्या, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ डिटेल से मैंने दिया कि बाल दिवस 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। वो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, उनके सम्मान में। फिर यूएन दिवस अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए करना क्वेश्चन नंबर 19 में कि H1 अर्थात परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का एक। तो ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, प्रथम समस्थानिक है ना, जिसे क्या जाना जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या प्रोटॉन। तो इसे ना प्रोटियम के नाम से जाना जाता है। क्या है ये, प्रोटियम। फिर D2O को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का परमाणु भार कितना होता है, 20 होता है, जो कि बिहार पुलिस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी 45 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1.4 मीटर पर सेकंड या 4.4 मीटर पर सेकंड। तो ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है ना, आसानी के लिए, कि जो कुछ भी फैक्ट दिया गया हो ना उसे आसानी से पहले लिख लो। तो यहाँ 1 kg की वस्तु यानी द्रव्यमान m कितना दिया है, 1 kg, गतिज ऊर्जा 1 जूल अर्थात गतिज ऊर्जा k बराबर 1 जूल दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है उसकी चाल का कितना होगा। तो फार्मूला होता है 1 k बराबर 1/2 mv²। मैंने यहाँ लिख दिया k का मान, जो गतिज ऊर्जा है ना वैल्यू दिया है 1/2, m का वैल्यू 1, v निकालना है v²। 2 से 1 में गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा। फिर एक रह जाएगा, v² हो गया। v² इस साइड में अगर रह जाए तो √2 होगा, √2 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 कितना होगा, 4। अर्थात जब चाल 1.4 मीटर प्रति सेकंड होगा तब किसी 1 kg द्रव्यमान की वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1 जूल होगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, सी सही होगा, 1.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ डिटेल्स में मैंने दिया है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा होता है ना जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। फिर है ना कि जब गतिमान झूला, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब झूला मतलब झूल रहा होता है तो गति में होता है, रुक जाता है तो अस्थायी हो जाता है वो, तो उसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है।
तो जब गतिमान झूला रुक जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से पता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो गति में जो झूला होता है तो रुक जाने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन है 1880, 82, 85, 1890। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एओ हुम थे। पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि विदेशी थी। ये जो विदेशी महिला थी ना, एनी बेसेंट, वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारत की। वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट, जो कि एक विदेशी थी। लेकिन जब ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो महिला जो कि भारतीय थी और कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर एनी बेसेंट पूछा जाए तो विदेशी, भारतीय लग जाए तो फिर क्या? सरोजिनी नायडू से रिलेटेड ये भी है कि वो भारत कोकिला कहलाती है। इसके अलावा वो भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। 22 से निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है, अर्थात सबसे अधिक मुलायम है? Na है, Al है, Fe है, Li है। तो सबसे मुलायम क्या है? सोडियम है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ए है। एल्युमिनियम, लोहा, लिथियम में सबसे मुलायम कौन होगा? सोडियम होगा। पूछा जाए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होता है। हवा के संपर्क में ही आने से क्या होता है? जल उठता है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्या वो कन्फर्म है कि लगेगा ही। फिर 23 ना, सीएनजी का उपयोग किस में होता है? सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पेय पदार्थ, मोटर वाहन, सुगंधित के रूप में या औषधि के रूप में? तो सीएनजी का प्रयोग ना मोटर वाहन के रूप में किया जाता है। इससे धुआं कम उत्पन्न होता है, जिससे प्रदूषण की समस्या कम होती है। सीएनजी का पूरा नाम अगर पूछे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। फिर 24 निम्न में कौन उदहारोपातन का गुण दिखाता है? उदहारोपातन अर्थात अभी मैंने ऊपर पढ़ रहा था कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाए तो डायरेक्ट किस में? गैस में, और जब गैस को ठंडा किया जाए तो डायरेक्ट ठोस में, द्रव में ना बदल करके किस में? ठोस में बदल जाए। तो उदहारोपातन का गुण दिखाने वाला है NaCl, NH4Cl, Na2CO3, CaOCl2। इसमें अमोनियम क्लोराइड है ना, वो उदहारोपातन का गुण दिखाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो द्रव में ना बदल करके सीधे ठोस में बदल जाता है। इस और कर्पूर वगैरह जो है, नौसादर है, नेफ्थलीन है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। 25 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से हुई थी? ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो वो किस अभियान से शुरू हुआ था? वन आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन या करबंदी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। ये पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा क्या था? अंग्रेज ना नमक बनाने के लिए समुद्र से जो नमक मिलता था ना, उस पर टैक्स लगा रखा था। तो इस टैक्स को हटाने के लिए, टैक्स मुक्त बनाने के लिए गांधी जी ने समुद्र के पास जाकर नमक बनाया था और इसका विरोध किया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। ये पूछे कि गांधी जी की आत्मकथा कौन सा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों, बहुत सारे लेखकों का, बहुत सारे विद्वानों का आत्मकथा मैंने बताया है हर वीडियो में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आप लोग याद भी रखना। फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने इस वीडियो में बताया कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा जाता है। यानी भारत में जो असंतोष फैला अंग्रेजों के प्रति, उसका जनक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था मुंबई से। तो दोस्तों, हर वीडियो के बाद इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्स मैंने दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।